हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीईटी का वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे सीईटी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है दोस्तों साइंस सब्जेक्ट, साइंस पार्ट 1 10th के अकॉर्डिंगली। एंड उसका आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और इसके एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। तो आपको बस यही है कि आपको 10 एमसीक्यूज अभी हमें दिखाऊंगा एंड आपको उसका एक एक ऑप्शंस भी बताऊंगा कि उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, एक एक ऑप्शंस बताऊंगा एंड साथ में किस हिसाब से आपको आंसर करना है और क्या उसके पीछे लॉजिकल आंसर रहेगा, उसके पीछे कंसेप्चुअल नॉलेज और उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या है, वो भी चीज मैं आपको बताता हूं। और आप देख सकते हो बोर्ड के ऊपर हमने एक और चीज लिख के रखा है यहाँ पे, डे 11। तो इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि जैसा हमने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि हम लगातार 20 से 25 दिन आपको सीईटी एग्जाम का प्रिपरेशन कराएंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं आता। 21 तारीख को जो आपका एग्जाम है तब तक हम आपको कराने वाले हैं। और आप देख सकते हो कि आज हमारा 11वां दिन है, डे 11 है, यानी कि इसके पहले 10 दिनों तक लगातार डे 10 तक हमने 10 दिनों तक लगातार 3 to 4 वीडियोस पर डे अपलोड किया है अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, आप लोग के लिए। तो हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं इसके पहले के जितने चैप्टर्स है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, साइंस 1 साइंस 2 हो या फिर मैथ्स 1 मैथ्स 2 हो, उसके हर चैप्टर के एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट वाले हर चीज के वीडियो अपलोड करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो आप जानना चाहते हो तो प्लीज जाओ प्लेलिस्ट को चेक कर लो, प्लेलिस्ट के ऊपर ही आपको दिख जाएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में जैसे ही जाओगे आपको सीईटी के वीडियोस देखने मिल जाएंगे कि हमने अभी तक क्या क्या बना के रखा हुआ है और कितना इंपॉर्टेंटली बना के रखा है, ताकि यार आप लोग को ईजी पड़े, आप लोग को आसानी हो सके, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सको। और जो बच्चा सोच भी नहीं सकता था कि मैं प्रिपरेशन कभी करूंगा, तो वो भी आराम से 10 to 15 मिनट्स के अंदर एक वीडियो के ऊपर देख के और अपना प्रिपरेशन वो अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि हम पूरा एफर्ट लगा रहे हैं आपके लिए, एक्स्ट्रा जाग रहे हैं ताकि आप लोग के लिए हम वीडियोस रिकॉर्ड कर सके और आपके लिए अपलोड कर सके। तो ये जो मेहनत है मुझे ऐसा लगता है कि शायद सक्सेसफुल हो जाए और आप लोग अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाए। ठीक है, तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा। तो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 10 एमसीक्यूज दिखाई देगा, अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो और साथ ही में ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना उन स्टूडेंट्स तक जो सीईटी का एग्जाम जरूर देने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज देखो अच्छे से और कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करो। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर हैं। जैसा कि आप देख सकते हो क्वेश्चंस आपको विजिबल हो रहा होगा, उसके 4 ऑप्शंस भी विजिबल हो रहे होंगे। तो वन बाय वन करके हम लोग 10 एमसीक्यूज पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस और उसके जो करेक्ट आंसर है वो क्या है वो भी आपको बताऊंगा। तो आपको ये वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। एंड साथ ही में दोस्तों एक और चीज़ आपको बता दूं कि देखो, आप जानते हैं कि आपको 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। आपका जो सीईटी एग्जाम होगा दोस्तों, उसमें 100 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है और आपको जो वक्त मिलेगा, जो टाइम मिलेगा वो ओनली 2 आवर्स मिलेगा। यानी पर क्वेश्चन के पीछे आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट मिलने वाला है। यानी 1 मिनट में ही आपको क्वेश्चन को रीड करना है, उसके 4 ऑप्शंस को रीड करने और करेक्ट आंसर को चूज भी करना है। तो ये सभी चीज़ फटाफट हो जाना चाहिए, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये आपके लिए एक छोटा सा हिंट था। लेकिन चलो हम लोग के चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जो कि है वी कैन सी द सन इवन व्हेन इट इज लिटिल बिलो द हॉरिजॉन बिकॉज ऑफ डैश। यानी कि जो सन होता है, ठीक है, वो अगर एक हॉरिजॉन का जो लेयर होता है उसके अगर वो नीचे भी रहेगा, ठीक है ना, अगर उसके हॉरिजॉन के वो बिलो भी रहेगा तो भी वो दिखाई हमें देता है। तो वो क्यों दिखाई देता है, क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे। तो 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के नजर आ रहे हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तीसरा है डिस्पर्शन और चौथा है एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले ये एब्जॉर्प्शन जो है वो तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती है। डिस्पर्शन यानी क्या होता है, स्कैटर होना, यानी एक लाइट से अलग अलग लाइट्स का निकलना। ठीक है ना, जैसे हमने देखा था रेनबो का होता है 7 कलर डिस्पर्स हो जाता है, तो वो तो यहाँ पे हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। यानी हम लोग को ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। अगर एग्जाम में भी आपके साथ ऐसा होता है और आपको अगर आंसर नहीं पता है तो पहले एलिमिनेशन मेथड फॉलो कर लो, क्योंकि यार बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसका कोई भी वैल्यू ही नहीं होता है, यानी कि वो हमारे क्वेश्चन से मैच ही नहीं खाते, तो उसको डिलीट कर देने का। तो ये पहला ऑप्शन हटा दिया, दूसरा ऑप्शन हटा दिया। अब आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो रिफ्लेक्शन आप पता है दोस्तों कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, सिंपल सी बात है कि रिफ्लेक्शन एक ऐसा चीज होता है जो सीधा सीधा रिफ्लेक्ट हो सकता है। यानी कि अगर किसी भी चीज पे वो टकरा रहा है उसी के साथ वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। लेकिन रिफ्रैक्शन जो होता है ना, जो ऑप्शन नंबर 2 है, वो रिफ्रैक्शन क्या होता है, अगर एक कोई मीडियम के थ्रू वो एंटर हो रहा है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो रिफ्रैक्ट कर जाता है। यानी कि वो सीधा सीधा डायरेक्ट नहीं जाता है, वो एक पर्टिकुलर एंगल पे रिफ्रैक्ट करता है। तो अगर वो हॉरिजॉन के बिलो है सन हमारा, तो कहीं ना कहीं उसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होगा, रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, तभी वो हमें दिखाई दे रहा है बिलो द हॉरिजॉन भी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और अगर आपने हमारा इस चैप्टर को पढ़ा होगा, जो कि ऑलरेडी हमने अपलोड करके रखा हुआ है पूरा का पूरा लेक्चर्स वीडियो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा हमारा क्वेश्चन है दैट इज इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द एयर इज 3/2। यानी कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI बोलते हैं हम लोग इन शॉर्ट, ठीक है ना, ईटा भी बोला जाता है, ठीक है ना, इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग R से चलो अभी मानते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर,
ठीक है ना। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, 3/2 है, 3/2। तो हमें पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि हमें निकालना है RA/RG। तो यहां पे हमें RG/RA दिया हुआ है और हमें RA/RG निकालना है, यानी कि उल्टा निकालना है। तो ये 3/2 को उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। ऑप्शन में देखो 2/3 है क्या, बिल्कुल है। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, 2/3। कितना ईजी है, समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 2/3। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्या पूछा है देखते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। हमने ये आपको एक्सप्लेन भी किया था जब हमारा पर्टिकुलर लेक्चर्स का टाइम था, हमने इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन किया, कंप्लीट किया। तो वो टाइम पे भी बताया था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, पूरा थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ दिया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो क्यों होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक्सप्लोजन अकरिंग इन स्टार फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या स्टार में एक्सप्लोजन होता है क्या यार, बिल्कुल नहीं होता। ऐसा बकवास थियोरी कहीं पे भी नहीं सुनना, ठीक है ना, ये ऐसा नहीं होता है कहीं भी। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो रहा है, इसके लिए चमकता है क्या स्टार्स, नहीं यार, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं ना। एब्जॉर्प्शन लाइट का हो चाहे नहीं हो, उससे हमारे को फर्क नहीं पड़ता है। स्टार्स का मोशन होता है क्या, स्टार्स का मोशन तो होता है लेकिन उसके वजह से वो ट्विंकलिंग नहीं होता है। तो ये भी ऑप्शन चला गया। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन ये क्यों है इसको भी समझ लो। सबसे पहले आपको मैंने बताया था जब हमारा एक्सप्लेनेशन चल रहा था, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का जब टॉपिक चल रहा था, तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि स्टार्स जब हम लोग इस जगह से, यानी कि एक पृथ्वी का, जहां पे भी आप खड़े हो, आप अपने घर पे बैठे हो, अपने छत के ऊपर हो, टेरेस के ऊपर हो, और वहां से जब रात को आसमान में स्टार्स की तरफ देखते हो, तो वहां पे जो लाइट होता है ना, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैस, जो भी मतलब लाइट का जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट जब करता है वहां पे, तो बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैस, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे अलग अलग टाइप के गैस होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो ऑन। तो उसके वजह से क्या होता है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, ठीक है ना, लाइक विथ रिस्पेक्ट टू, हमने अभी देखा ना ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, उसी हिसाब से लाइट का विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक गैस जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है दोस्तों, चेंज होता रहता है। एंड बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पे जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, यानी कि जो स्टार्स है वो हमें चमकते हुए दिखाई देते, कभी कभी फीके दिखाई देते, यानी कि कम चमकते हुए दिखाई देते, कभी ज्यादा चमकते हुए दिखाई देते, फिर कम चमकते हुए दिखाई देते, फिर कभी ज्यादा चमकते हुए दिखाई देते। तो ये सभी चीज के लिए हम लोग बोलते हैं कि वो स्टार्स क्या होता है, ट्विंकलिंग करता है। लेकिन एक्चुअल में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कि जब भी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का जिक्र होगा तो आप समझ जाना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से, इसीलिए स्टार्स जो है चमकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आपको पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड अपॉन द डैश ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, लाइट के हिसाब से बात करें तो क्या वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, वैक्यूम के ऊपर, या डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, या ट्रांसपेरेंट के ऊपर। देखो ट्रांसपेरेंट तो बिल्कुल नहीं आएंगे, ट्रांसपेरेंट ऑफ लाइट यार देखो मीनिंग ही नहीं बनता है ना, सेंटेंस में कुछ मीनिंग ही नहीं हो रहा है, डाल के देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, तो कुछ मीनिंग ही नहीं आ रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट, लाइट डिस्प्लेस करता है क्या, नहीं होता है, लेकिन इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। वैक्यूम तो आएगा ही नहीं, तो बचा ऑप्शन नंबर ए, वेलोसिटी विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लाइट कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और कहां ट्रैवल कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए, वेलोसिटी, कितनी स्पीड से जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है लाइट, उसके हिसाब से हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होता रहता है। ठीक है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज ए ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन ए सन स्पेक्ट्रम, यानी सन का जो स्पेक्ट्रम है उसको देखने के लिए, यहाँ पे ऑब्टेन करने के लिए किसने ग्लास प्रिज्म का इस्तेमाल किया था, कौन थे ऐसे पहले व्यक्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन है जोहान्स केपलर, गैलीलियो गैलीली, सर आइजैक न्यूटन, या फिर स्टीफन हॉकिंग। तो आपको बता दो स्टीफन हॉकिंग तो यार चलो बहुत ही यंग साइंटिस्ट है, मतलब अभी आए थे, मतलब इसके पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आके रह चुके हैं। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूँ आपको तो केपलर्स लॉ बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि केपलर्स का अलग फंडा था। ठीक है, गैलीलियो ने टेलीस्कोप इन्वेंट किया था, प्रिज्म का इनसे कोई लेना देना नहीं है। स्टीफन हॉकिंग नहीं आएंगे, तो सर आइजैक न्यूटन इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने ही, आपको याद रखना है, ग्लास प्रिज्म को इस्तेमाल किया था पहली बार ताकि सन स्पेक्ट्रम को देखा जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर है सर आइजैक न्यूटन, याद रहेगा, सन आइजैक न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं। इन ए प्रिज्म रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड हाउ मेनी टाइम्स, यानी कि कोई प्रिज्म होता है ना दोस्तों, ठीक है ना, कोई प्रिज्म होता है, उसमें जो रे ऑफ लाइट जो है कितने बार रिफ्रैक्ट होता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो लाइट होते हैं वो 2 बार रिफ्रैक्ट होता है। एक तो सीधा सीधा आया, फिर रिफ्रैक्ट हुआ, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से भी रिफ्रैक्ट हुआ। तो इस हिसाब से 2 बार वो रिफ्रैक्ट होता है। इसलिए आपको याद रखना है कि प्रिज्म में जो लाइट होते हैं वो 2 बार रिफ्रैक्ट होते हैं। करेक्ट आंसर इज 2, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है द रेड लाइट, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बी एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, होता रहता है। द रेड लाइट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ इज डैश, यानी कि जो रेड लाइट होता है आपको पता है ना, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। अब देखो स्पेस खत्म हो गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चलो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर आपको पता ही है। ठीक है, 7 कलर होते हैं, थोड़ा रेनबो के अंदर 7 कलर होते हैं, वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड।
ठीक है, ये 7 कलर होते हैं। तो उसमें जो सबसे लास्ट वाला बोल लो या फिर इस साइड से कंसीडर करके तो सबसे पहला वाला बोल लो, तो इसमें क्या होता है, जो वेवलेंथ होता है मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो कितना होता है, मैक्सिमम में भी कितना होता है, तो आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे 700 होता है, याद रखना। तो मैक्सिमम वेवलेंथ रेड लाइट का कितना होता है, 700 होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन इस प्रकार है, व्हेन द लाइट कम्स व्हेन द लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, यानी लाइट जो है डायरेक्शन चेंज करता है व्हेन गोइंग टू द वन ट्रांसपेरेंट टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड डैश। यानी कि अगर जो लाइट है, ठीक है ना, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अगर वो लाइट है उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से, वो अगर वो दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में पास हो रहा है तो वो उसका डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डिस्पर्शन हो रहा है। डिस्पर्शन तो बिल्कुल नहीं आएगा, एब्जॉर्प्शन भी नहीं आएगा, रिफ्लेक्शन हो रहा है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है। देखो फिर से कंफ्यूजन हो गया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोला है कि लाइट डायरेक्शन चेंज कर रहा है व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो ऑब्वियसली वो क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्शन आ जाएगा, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द कलर ऑफ लाइट that deviate least in the spectrum obtained with a prism। यानी कि ऐसा कौन सा कलर ऑफ लाइट है जो सबसे कम, लीस्ट मतलब क्या होता है, सबसे कम डेविएट करता है स्पेक्ट्रम ऑब्टेन जो भी होता है प्रिज्म के थ्रू, सबसे कम कौन डेविएट होता है, जिसका मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, यानी कि रेड। तो रेड कलर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ये याद रखने वाली चीज है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, एक्चुअल में होता है दोस्तों 2.417 से लेके 2.419 कुछ होता है, तो हम लोग राउंड फिगर कंसीडर कर लेते हैं और 2.42 इसको मानते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। क्लियर है, याद रहेगा दोस्तों। तो टोटल यही थे दोस्तों हमारे आज के टोटल 10 एमसीक्यूज, जो मुझे लगता है इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है और आपके सीटी एग्जाम में इसमें से पूछ सकते हैं। तो आपको इसको लर्न कर लेना, याद रखना है, और जो भी कंसेप्चुअल नॉलेज बताया वो आपको याद रखना है, ताकि इसके रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसका जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा। और इसी प्रकार के कंटिन्यूअसली वीडियोस हमने पहले भी डाले हैं, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है सीटी का, वो भी आप चेक कर सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस 1, साइंस 2 एंड साथ ही में मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2, हर एक के वीडियोस आपको मिल जाएंगे सीटी के प्लेलिस्ट के अंदर, वो आप चेक कर सकते हो। बहुत सारे वीडियोस आने भी बाकी है, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो बस कंटिन्यूअसली आप हमारे साथ बने रहो, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है, हमारा अच्छा लग रहा है, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, एंड शेयर कीजिएगा, जितना भी हो सके दोस्तों शेयर करो। एंड सीटी के जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, पहचान वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबको शेयर कर देना, ताकि यार वो भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके जाए अपने एग्जाम में और अच्छे से स्कोर कर पाए। ठीक है, तो फटाफट से शेयर कर देना। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।